जो हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस या सुशासन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले ही भारत के जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, उन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है। ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है? ये गुड गवर्नेंस स्टेट्स में मेजर करके बताता है कि इस पैरामीटर में कौन आगे है कौन पीछे है। इंडिया में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। तो ये गुड गवर्नेंस का आइडिया क्या है? और आपने सुना होगा कि मोदी जी कई बार कहते हैं कि हम गवर्नमेंट कम चाहते हैं, गवर्नेंस ज़्यादा चाहते हैं। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा और पहला जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इनमें क्या अंतर है। ये गवर्नेंस और गवर्नमेंट यानी शासन और सरकार में क्या अंतर है। गवर्नमेंट का मतलब है वो ढांचा जिसके द्वारा सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है। गवर्नेंस का मतलब है वो प्रक्रिया जिससे कोई आउटकम आता है, यानी गवर्नमेंट जो है ढांचा है, गवर्नेंस उसका आउटकम है। कई बार ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी है और गवर्नेंस कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसका आउटकम कुछ नहीं जो करना चाहते हैं। सो जब आउटकम की हम बात करते हैं, जो प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं। जब हम ढांचों की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, सरकार के कानून है, पार्लियामेंट है, तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं। सो वी नीड लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, दिस इज़ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू से। और ये संभव है केवल और केवल गुड गवर्नेंस के द्वारा। ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट वो जारी करते हैं उसे कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 1992 के अपने जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले इसका एक अथॉरिटेटिव विवरण दिया कि गुड गवर्नेंस। हालांकि जो आज हम डिफिनीशन समझ रहे हैं उसमें वो बात नहीं थी। उन्होंने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का एक साधन बताया था। गुड गवर्नेंस एक साधन है, इसको लागू करना चाहिए। आज यूनाइटेड नेशंस और उसके बहुत सारे यूएनईपी और बहुत सारे संगठन हैं, यूएनडीपी वगैरह, उन्होंने जो परिभाषा बताई है इसमें हम डिस्कस करेंगे। 8 कंपोनेंट होते हैं इसके गुड गवर्नेंस के। जब भी गुड गवर्नेंस की हम बात करेंगे तो इस 8 कंपोनेंट के प्रैक्टिकल पैरामीटर में बनाने पड़ेंगे। पहला है पार्टिसिपेटरी है, यानी कि आप पॉलिसी मेकिंग में, आप दूसरी सरकारी प्रक्रियाओं में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर उनको पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं, पॉलिसीज़ के बारे में फीडबैक ले रहे हैं उनसे, तो पार्टिसिपेटरी हो जाएगा। दूसरा कंसेंसस ओरिएंटेड, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इवन पार्लियामेंट में ही कंसेंसस बनाने का प्रयास नहीं किया जाता। कई बार आपने देखा होगा, सुना कि किसानों के 3 कानून आज रखे गए, कल पास हो गए। तो डिस्कशन जरूरी है। कंसेंसस, उससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्वालिटी है कि कंसेंसस करने के लिए हमें डिस्कशन थोड़ा बहुत करना जरूरी है पॉलिसीज प्रोग्राम्स पर। तीसरा रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ, दिस इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि शासन व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, कानून के वो भी अधीन है जैसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति अधीन है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को आर्टिकल 14 में समाहित किया गया है, जिसमें कहा गया है इक्वलिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। देखिए यहाँ पे अकाउंटेबल का मतलब ये है कि जवाबदेही, कि प्रशासन, सरकार जो भी काम करती है उसके लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी है या कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। उसे बताना पड़ेगा कि असफलताएं और कमी है तो उनको अपनी जिम्मेदारी भी वहन करनी पड़ेगी। अगर प्रशासन का ढांचा ऐसा है कि इम्यूनिटी मिली हुई है कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है, तो वो गुड गवर्नेंस नहीं माना जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जरूरी है प्रशासन में गुड गवर्नेंस के लिए। देन रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है संवेदनशीलता, यानी कि जो जनता की डिमांड है, क्योंकि जो कोई भी प्रशासन हो है तो वो लोगों के लिए ना।
अगर वो लोगों के लिए है तो लोगों की डिमांड के प्रति उसे संवेदनशील होना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। प्रशासन कई बार होता है कि कानूनों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है कि जो लिखा है, समस्याओं से उसे मतलब नहीं है। सो ये गोल डिस्प्लेसमेंट की तरफ हमें ले जाता है। तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन होना चाहिए। खुलापन का मतलब कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं लुकी छिपी नहीं होना चाहिए। लोगों को जब वो पता करना चाहे तो उनको पता करने के अवसर भी मिलने चाहिए। इफिशेंसी का मतलब है उत्पादकता उसकी, कि मतलब उनको इस तरह से काम करना है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन वो आउटपुट दें मिनिमम टाइम में, मिनिमम रिसोर्सेज में। इफिशेंसी का क्राइटेरिया ही यही है कि लीस्ट रिसोर्सेज, लीस्ट टाइम एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो इफिशेंसी होना चाहिए। और लास्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रशासन का लक्ष्य तय करता है ये कि प्रशासन जो है, जो गवर्नेंस है, वो इक्विटेबल और इंक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक धनी वर्गों का ही केवल ध्यान दे रहे हैं, या जो वोकल सेक्शन है समाज का उनका ध्यान दे रहे हैं, जो गरीब हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं शामिल किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो वो इंक्लूसिव नहीं होगा। इंक्लूसिवनेस मीन्स कि जो मार्जिनाइज सेक्शन है उनको भी प्रशासन में स्थान, उनकी सेवी होनी चाहिए, उनकी समस्याओं को भी सुना जाना चाहिए। अब ये जो गुड गवर्नेंस का इंडेक्स हम जारी कर रहे हैं कि पता चले कि हमारे किस प्रदेश में कितना गुड गवर्नेंस में आगे बढ़े, तो मैं थोड़ा सा प्रकाश ये डालूंगा कि गुड गवर्नेंस में पिछले 3 दशक में इस धारणा को व्यवहारिक रूप देने के लिए इंडिया की सरकार ने क्या क्या किया है। इनमें देखिए कुछ ऐसे प्रयास हैं जो किए गए हैं, लेकिन अगर उनका इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो सफल नहीं होंगे। नंबर 1 है 2005 का। मैं आप वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड टू रियलाइज द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। तो पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का, जिसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर लोगों को होगा तो प्रशासन कोई गलत काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। देन 2006 में हमने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लागू किया। ई गवर्नेंस प्लान में क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रशासन में हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। जैसे आप कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस लेवल पर है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। इसके बाद हमने एक सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट भी 2011 में सभी जगह लागू कर दिया है। तो सिटीजन चार्टर क्या है कि हर सरकारी विभाग को ये बताना है कि वो कोई काम की फीस क्या है, कोई काम वो कितने दिन करेंगे। अगर ये पहले से घोषित करना पड़ेगा उन्हें, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। यानी कि कोई आदमी जब सिटीजन जाएगा प्रशासन में तो उसे पहले पता चल जाएगा कि मेरा काम ये है, इतने दिन लगना है। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो सिटीजन चार्टर को इन्वोक कर सकता है कि आपने लिख ये रखा है और कर आप ऐसा रहें। देन जो लोकपाल का 2013 में बिल आया, वो भी एक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि उसमें लोक शिकायतों को दूर करने के लिए एक पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाकर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की बात की गई। सो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो सरकार ने लिए हैं, लेकिन ये गुड गवर्नेंस का आइडिया तभी हम रियलाइज कर सकते हैं कि जो ये मेजर लिए गए हैं वो वास्तव में इफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं। क्या हम कोई कानून बना के ये मान लेते हैं कि वो कानून का लक्ष्य वो प्राप्त हो जाएगा? क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन वास्तव में रियलाइज हो रहा है? क्या लोकायुक्त के बनने से क्या जो पावरफुल लोग हैं उनकी शिकायतें हो रही हैं? क्या ये जो सिटीजन चार्टर सभी लोग उस जो लिखा हुआ है उसका पालन कर रहे हैं? इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तभी हम गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ कर सकते हैं। इंडिया ने ऑफिशियली इसको स्वीकार कर लिया है कि हम गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।